दोस्तों नमस्कार। फोकस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। आज का हमारा जो टॉपिक है भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। सुनना आराम से मित्रों। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सर? ओके। देखो, भारत की विदेश नीति की बात करते हैं। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या होती है? देखो, अगर अपन बात करते हैं विदेश नीति का मतलब क्या होता है, विदेश नीति का अर्थ क्या है, विदेश नीति का लक्ष्य क्या है, छोड़ द पॉइंट अगर अपन बात करें, टू द पॉइंट में बात करूंगा पूरी आपको समझाने के पर्पज से। थोड़ा लंबा चलेगा जो भी टॉपिक है हमारा, लेकिन पूर्णतः समझ में आ जाएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है इसके प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले भारत की विदेश नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व में शांति बनाए रखना। पहला पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व में शांति बनाए रखना। यानी जो हम लोग बाग जो पढ़ेंगे, हमारा जो पैटर्न रहेगा इस विदेश नीति का, सुन लो जरा, वो पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसका लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, फिर उसके बाद में संबंध क्या होते हैं, संबंध किस प्रकार से भारत का विदेशों के साथ में संबंध किस प्रकार से है। फिर अपन बात करेंगे भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। भारत की विदेश जो नीति है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिर वर्तमान की जो विदेश नीति है, वर्तमान की विदेश नीति है, वर्तमान की विदेश नीति है। और उसके बाद में हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी अगर अपन बात करें मित्रों कि मैं ये कहूंगा कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके संबंध क्या है, संबंध किसे कहते हैं, विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फिर उसके बाद में वर्तमान की विदेश नीति क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से जिसमें भारत उसका मेंबर है। इनके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की विदेश नीति के जो उद्देश्य है वो क्या है। तो सबसे पहले भारत का जो प्रमुख उद्देश्य विदेश नीति का, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व में शांति बनाए रखना। तो पहली बात अपन बात क्या करेंगे उद्देश्य के अंदर मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आप कुछ मत लिखना, मैं बाद में लिखूंगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दूसरे बाद में विश्व में शांति बनाए रखना, विश्व में शांति बनाए रखना। लिखना मत, सिर्फ समझना, शांति बनाए रखना। तीसरी बात होती है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। विदेश नीति का प्रमुख जो तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, रक्षा करना। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। और अगर अपन बात करते हैं तो विदेश नीति का, भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है कि अपने जो पड़ोसी देश है या जो विदेशी देश है उनके साथ में संबंध को स्थापित करना। यानी हम ये कहेंगे कि विदेशों के साथ में अपने संबंध को स्थापित करना, यह भी विदेश नीति का एक प्रमुख क्या है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो हम ये कहेंगे कि पड़ोसी, हम कह सकते हैं विदेशी देशों के साथ में, विदेशी पड़ोसी देशों के साथ में, पड़ोसी देशों के साथ में, पड़ोसी देशों के साथ में अपने संबंध स्थापित करना, अपने संबंध क्या करना, स्थापित करना, स्थापित करना। और मुख्य उद्देश्य के रूप में आता है कि वैश्विक जो पर्यावरण है उस पे, उस वैश्विक पर्यावरण जो है उस पे क्या करना, चर्चा करना। वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों पर क्या करना, चर्चा करना। वैश्विक की पर्यावरण की जो रक्षा है, सुरक्षा है, उसके ऊपर अपन को बात करनी है। तो हम कहेंगे वैश्विक जो पर्यावरण है, पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करना, पर्यावरण के मुद्दों पर क्या करना मित्रों, चर्चा करना, चर्चा करना, सुना। तो ये मुख्य क्या होते हैं उसके, हमारी जो विदेश नीति है उसके प्रमुख क्या है, उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य क्या है मित्रों हमारा, हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
और विश्व में शांति बनाए रखना। दूसरा, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और उसके बाद में विदेशी तथा पड़ोसी देशों के साथ में अपने संबंध को स्थापित करना। और पर्यावरण के मुद्दों पर क्या करना, चर्चा करना। ये सब क्या होते हैं, भारत की विदेश नीति के प्रमुख क्या होते हैं, उद्देश्य है। तो जरा लिखो, भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य, लिखो इसको, भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य है। भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व में शांति बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व में शांति बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व में शांति बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व में शांति बनाए रखना, पहली बात। दूसरी बात लिखना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। मैं चीज टू द पॉइंट बताऊंगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ना कि आरएस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है ना। मोटी मोटी बात जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अन्य जो एग्जाम्स है उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो विश्व में हम ये कहेंगे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित 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 करना, विदेशी तथा अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंध को स्थापित करना, विदेशी तथा अपने पड़ोसी देशों के साथ में, विदेशी तथा अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंध को स्थापित करना, विदेशी तथा अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंध को स्थापित करना। देशों, ओ पे बिंदी मारो, बिंदी लगाओ मैडम, देशों, बिंदी मारो पीछे, देशों, हाँ, देशों के साथ में संबंध स्थापित करना। बहुवचन बनते ही बिंदी लगती है, ठीक है ना। विदेशी तथा पड़ोसी देशों के साथ में अपने संबंध को क्या करना, स्थापित करना। और पर्यावरण के मुद्दों पर क्या करना, चर्चा करना। पर्यावरण के मुद्दों पर क्या करना, चर्चा करना। पर्यावरण के मुद्दों पर क्या करना मित्रों, चर्चा करना। पर्यावरण के मुद्दों पर क्या करना, चर्चा करना। बात यहां तक क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया, मोटी मोटी बात। तो सबसे पहली बात क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्व में शांति स्थापित करना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, पड़ोसी देशों के साथ में संबंध स्थापित करना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के साथ कितना अपन लिख सकते हैं, आर्थिक विकास हमारा एक प्रमुख लक्ष्य है विदेश नीति का। आर्थिक विकास, क्या तीसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है। तो हम कहेंगे आर्थिक विकास। तो मोटा मोटा बात समझ में आया कि नहीं आया, कि हम ये कहेंगे विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है, पहला बताओ जरा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्व में शांति, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके बाद में पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित करना, आर्थिक विकास करना, व्यापार को बढ़ावा देना, ये सब आर्थिक विकास में अंतर्गत आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे ये सब क्या पॉइंट है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख क्या है मित्रों, उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित करना, ये संबंध शब्द क्या होता है, इस संबंध शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, भारत के विदेश नीति की जब चर्चा करते हैं तो लगभग मोटा मोटा 5 तरह के संबंध बनते हैं। किसी भी देश का भारत के साथ में, भारत का किसी भी देश के साथ में जो संबंध बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। मोटा मोटा स्तर पे बात करते हैं तो उन संबंध की अपन क्या करते हैं मित्रों, चर्चा करते हैं। इधर सुनना, देखो संबंध क्या होता है, एक पॉइंट उठाते हैं, पहले संबंध की बात करते हैं। देखो, भारत का विदेशों के साथ में जो संबंध है वो किस तरह के, भारत के विदेशों के साथ में संबंध, भारत के विदेशों के साथ में संबंध के साथ संबंध कैसे हो सकते हैं, संबंध कैसे होते हैं, सुनना आराम से। नंबर 1 अपन बात करते हैं सैनिक संबंध। नंबर 1 बात क्या करते हैं, सैनिक संबंध। कितने प्रकार के उतने बात करते हैं, यहां पे उठाने जरा, इसको लेते हैं।
सुनना आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से समझना। संबंध में हमारे विदेशों के साथ में क्या क्या संबंध है, तो हम पहले कहेंगे सैनिक संबंध है हमारे। क्या संबंध है, इधर देखो, लिखना मत कुछ भी, मैं सब लिखूंगा आपको। सैनिक संबंध होते हैं। दूसरा, भारत का विदेशों के साथ में कौन संबंध होते हैं, सामरिक संबंध होते हैं। कौन संबंध होते हैं मित्रों, सामरिक संबंध होते हैं। सामरिक संबंध होते हैं, समझ में बात। तीसरा संबंध कौन से होते हैं, हम ये कहेंगे व्यापारिक संबंध होते हैं। सब समझूंगा मैं आपको पूरी पूरी बात। व्यापारिक संबंध होते हैं। फिर उसके बाद में भारत के संबंधों में विदेशों के साथ में राजनीतिक संबंध होते हैं। क्या होते हैं मित्रों, राजनीतिक संबंध होते हैं। और लास्ट यदि अपन बात करते हैं भारत के विदेशों के साथ में सांस्कृतिक संबंध होते हैं। सांस्कृतिक संबंध होते हैं। अब देखो मित्रों, मेरी बात समझना, बहुत बढ़िया से इसको कंसाइज करके बताया जा रहा है कि भारत का विदेशों के साथ में, भारत का पाकिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, श्रीलंका के साथ में, है ना, अमेरिका के साथ में, जापान के साथ में, न्यूजीलैंड के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्या संबंध हैं। तो हम ये कहेंगे रूस के साथ में, मतलब मोटा मोटा एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहा हूं, तो हम ये कहेंगे सबसे पहले बात करते हैं सैनिक संबंध क्या होता है, फिर सामरिक संबंध किसे कहते हैं, व्यापारिक संबंध किसे कहते हैं, राजनीतिक संबंध किसे कहते हैं और सांस्कृतिक संबंध किसे कहते हैं। ये है मोटी मोटी बात समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, सैनिक। धीरे धीरे सैनिक संबंध की बात करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको सामरिक संबंध क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा व्यापारिक संबंध क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा मित्रों राजनीतिक संबंध क्या होते हैं, और फिर क्या होता है सांस्कृतिक संबंध। अब इसकी डेप्थ में जाते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक पॉइंट मेरे दोस्तों, बात सुनाया कि नहीं आया तक। आगे चलते हैं मित्रों। देखो सैनिक संबंध क्या होता है, सुनना आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से समझना इस पॉइंट को। सैनिक संबंध का क्या मतलब होता है, इधर देखो दोस्तों, सुनना। सैनिक संबंध का मतलब होता है भारत का किसी देश के साथ में, देखो भारत का किसी देश के साथ में सैनिक प्रशिक्षण। पहली बात तो जैसे फॉर एग्जांपल मालाबार होता है ना, तो भारत अमेरिका जापान के सैनिक युद्धाभ्यासों के बात करते हैं। तो मालाबार क्या होता है, सैनिक प्रशिक्षण जो है भारत अमेरिका और जापान की सेनाओं के बीच में क्या होता है, एक प्रशिक्षण। तो हम कहेंगे सबसे पहले विदेशों के साथ में, भारत का विदेशों के साथ में सैनिक प्रशिक्षण। नंबर 1 या कहेंगे मित्रों सैनिक प्रशिक्षण। सैनिक प्रशिक्षण, सैनिक प्रशिक्षण का मतलब क्या मित्रों, एग्जाम्पल अगर रूप में बात करते हैं तो मालाबार युद्धाभ्यास होता कि नहीं होता, युद्धाभ्यास फॉर एग्जाम्पल किसके बीच में होता है, हमने कहा तो भारत जापान और अमेरिका के बीच में एक युद्धाभ्यास है, जिसको क्या बोलते हैं मित्रों, मालाबार सैनिक प्रशिक्षण कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। पहली बात, अगर आपसे पूछे कि मालाबार युद्धाभ्यास किनके बीच में होता है, तो हम कहेंगे भारत जापान और अमेरिका के बीच में। इस प्रकार से अगर अपन चर्चा करें तो भारत का कई देशों के साथ में क्या होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं। भारत का रूस के साथ में भी है, भारत का श्रीलंका के साथ में भी है, भारत का सिंगापुर के साथ में भी सैनिक प्रशिक्षण होता है, इंडोनेशिया के साथ में भी सैनिक प्रशिक्षण होता है। तो इस प्रकार से कई देशों के साथ में जो सैनिक प्रशिक्षण होता है उसी को क्या बोलते हैं, सैनिक प्रशिक्षण के रूप में जाना जाए। तो हम कहेंगे पहली बात सैनिक संबंध, सैनिक प्रशिक्षण। दूसरा, हथियारों का आदान प्रदान भी किस में आता है, सैनिक संबंध में आता है। जैसे भारत का हथियारों का आदान प्रदान, फोर्स भारत का रूस के साथ में कौन से संबंध हो सकते हैं, सैनिक संबंध। क्यों, हथियारों का आदान प्रदान करता है। अमेरिका के साथ में भी आदान प्रदान है। तो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आपको खुल की बात बताऊंगा, एक एक पॉइंट। तो दूसरी बात हम कहेंगे सैनिक संबंध में दोनों देशों के बीच में हथियारों का आदान प्रदान, दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के बीच क्या होता है मित्रों, हथियारों का आदान प्रदान। हथियारों का क्या होता है, आदान प्रदान। आयात निर्यात कह सकते हैं, आयात एंड निर्यात, दोनों देशों हथियारों का आयात निर्यात। और उसके बाद में सैनिक संबंध में पॉइंट आते हैं कि दोनों देश मिलकर क्या करते हैं, हथियारों का उत्पादन करते हैं। दोनों देश मिलकर हथियारों का उत्पादन करना भी किस में आता है, सैनिक संबंध में आता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस का हमने उत्पादन किया, ब्रह्मोस मिसाइल जो बनाई थी वो भारत और रूस के द्वारा मिलकर तो बनाई गई है। इस प्रकार से एग्जाम्पल हम कहेंगे कि दोनों देश मिलकर क्या करते हैं, हथियारों का उत्पादन। हथियारों का क्या करते हैं, उत्पादन। हथियारों का क्या करते हैं मित्रों, उत्पादन। ये भी क्या है मित्रों, जो फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन करना। ब्रह्मोस किसके द्वारा मिलकर की गई थी, भारत और प्लस रूस।
भारत प्लस रूस के द्वारा मिलकर क्या किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन किया गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हथियारों का आदान प्रदान, दोनों देश मिलकर हथियारों का उत्पादन करना, है ना, सैनिक प्रशिक्षण करना, ये सब किसके साथ में होता है? सैनिक संबंध। अब जरा एक बात बताओ, तुम्हें यही दिमाग क्लियर हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि क्या भारत का पाकिस्तान के साथ में सैनिक संबंध है? क्या नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो सैनिक संबंध हमारा उसके साथ में नहीं है। अगर आपसे पूछे कि भारत का अमेरिका के साथ में या फ्रांस के साथ में सैनिक संबंध है, बिल्कुल है। रूस के साथ में सैनिक संबंध है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हम आपस में क्या करते हैं? प्रशिक्षण करते हैं, हथियारों का आयात निर्यात करते हैं, मिलकर उत्पादन करते हैं। तो बात क्लियर हुआ, तुम्हारा दिमाग अपने आप खुल जाएगा बहुत चीजों को। मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं सारी। तो सैनिक संबंध का क्या मतलब हुआ? यहां पे ये हुआ। तो सैनिक प्रशिक्षण की बात हुई, पहली बात यहां पे क्लियर हुआ। अरे पीछे समझ आएगा नहीं आया? सैनिक प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ मित्रों? हम ये कहेंगे कि दोनों देश मिलकर सैनिकों का प्रशिक्षण। दूसरी बात, दोनों देश मिलकर क्या करते हैं? हथियारों का आयात निर्यात। दोनों देश मिलकर क्या करते हैं? जब हथियारों का उत्पादन करते हैं, तो ये सब चीजें किस में आती है? सैनिक संबंध में आती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात? दूसरी बात, हम बात करते हैं सामरिक संबंध की। तो पहले जरा इसको लिखो, सैनिक संबंध जरा लिखो। संबंध का मतलब होता है भारत का विदेशों के साथ में कैसे संबंध है। लिखो जरा संबंध, पॉइंट डाल के लिखना, भारत का विदेशों के साथ में संबंध कैसे, पॉइंट डाल के ना, भारत का विदेशों के साथ में संबंध कैसे। इसी लहजे से लिखना है, इसी लहजे से, है ना, इसी पॉइंट से, इसी आकार से, इसी ग्राफिकल पॉइंट से। जरा लिखो, जरा पहले लिखना, पहला एक एक का अध्ययन करेंगे तो इस तरह से अपन लिख के जरा छोड़ो। तो भारत का विदेशों के साथ में संबंध कैसे हो सकते हैं? तो हम कहेंगे सबसे पहले सैनिक संबंध, पहला पॉइंट उधर से लिखना सैनिक संबंध। फिर उसके बाद में लिखना सामरिक संबंध, सामरिक संबंध। फिर लिखना व्यापारिक संबंध, क्या लिखोगे? सामरिक संबंध। फिर लिखना व्यापारिक संबंध, लिख दिया? लिख दिया मित्रों, व्यापारिक संबंध। फिर उसके बाद में लिखना राजनीतिक संबंध, फिर लिखना राजनीतिक संबंध, लिख दिया मित्रों राजनीतिक संबंध। फिर लास्ट लिखना सांस्कृतिक संबंध, क्या लिखोगे? सांस्कृतिक संबंध, क्या लिखोगे लास्ट में? सांस्कृतिक संबंध। संबंध, अरे भाई संबंध का मतलब समझे नहीं कि दो देशों के बीच में क्या, हाँ दोस्ती है ना, या दोस्त, हम ये कह सकते हैं किसी प्रकार के संबंध हो सकते हैं ना भाई। एक वाइफ का एक आदमी के साथ में भी तो संबंध होते हैं, ठीक है ना। तो संबंध का मतलब भारत का विदेश के साथ में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है ना। तो उस रिलेशन में सैनिक संबंध हो सकते हैं, सामरिक संबंध हो सकते हैं, व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, राजनीतिक संबंध हो सकते हैं और सांस्कृतिक संबंध हो सकते हैं। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री। ओके, यहां अपन बात करते हैं कि सैनिक संबंध क्या होते हैं, फिर अपन बात करते हैं सामरिक संबंध क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो बात करते हैं सामरिक संबंध, दूसरी पॉइंट। हाँ लिखा दिया ना, लिखो सैनिक संबंध, लिखा नहीं क्या? लिखो जरा सैनिक संबंध, लिखो जरा सैनिक संबंध का मतलब लिखना सैनिक प्रशिक्षण। हाँ लिखो सैनिक प्रशिक्षण, सैनिक प्रशिक्षण। सैनिक संबंध में पहला पॉइंट क्या लिखोगे? सैनिक प्रशिक्षण। तो लिखना जरा, जैसे जैसे लिखना एग्जाम्पल, जैसे मालाबार युद्धाभ्यास, जैसे मालाबार युद्धाभ्यास, भारत अमेरिका और जापान के बीच में संयुक्त सेनाओं का युद्धाभ्यास। लिख लो मालाबार युद्धाभ्यास सैनिक संबंध में। सैनिक प्रशिक्षण में लिखना भारत, जापान और अमेरिका के बीच तीन देशों ने मिलकर युद्धाभ्यास किया। मैं लिखा दूंगा, आने दो ऊपर आराम से। तो पहले लिखना सैनिक प्रशिक्षण में लिखना मालाबार युद्धाभ्यास, जैसे भारत, जापान, अमेरिका के द्वारा किया गया युद्धाभ्यास को क्या कहते हैं? मालाबार प्रशिक्षण, मालाबार युद्धाभ्यास। लिखो जरा पहला पॉइंट, मालाबार युद्धाभ्यास। इस तरह से काफी होंगे। भारत फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है, भारत रूस के बीच में युद्धाभ्यास हुआ। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, आगे बात करेंगे, जब संबंध पढ़ेंगे ना तब उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखना जरा सैनिक प्रशिक्षण में मालाबार युद्धाभ्यास, भारत, जापान, अमेरिका के बीच में संयुक्त सेनाभ्यास। दूसरा लिखना दोनों देशों के बीच में हथियारों का आयात निर्यात, दोनों देशों के बीच में हथियारों का आयात निर्यात, दोनों देशों के बीच में हथियारों का आयात निर्यात, दोनों देशों के बीच में हथियारों का आयात निर्यात। लिख दिया? दोनों देशों के बीच में क्या आता है मित्रों? हथियारों का आयात निर्यात। लिखो जरा, दोनों देशों के बीच में हथियारों का आयात निर्यात, ठीक है ना। फिर लिखना दोनों देश मिलकर हथियारों का उत्पादन करते हैं, दोनों देश मिलकर हथियारों का उत्पादन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई भारत और रूस के सहयोग से बनी है, ठीक है ना।
दोनों देश मिलकर हथियारों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बरमोज मिसाइल बनाई गई भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाई गई है। बरमोज मिसाइल बनाएगी ना तो भारत और रूस के द्वारा मिलकर क्या करी है, बनाई गई है। बरमोज सही लिखो मैम, ये देखो इस तरह से लिखता है बरमोज, ब है के साथ में म जोड़ो, बरमोज, है ना। तो दोनों देश मिलकर हथियारों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। बरमोज मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से बनी हुई मिसाइल, ये सब क्या होते हैं, सैनिक संबंध में आते हैं। बात क्लियर हुआ मैम। आगे बात करते हैं सामरिक संबंध क्या होता है, सुनना आराम से, है ना। सामरिक संबंध क्या होते हैं, बात करते हैं। ये क्लियर हुआ है था पॉइंट, देखो यहीं से लिख लेते हैं। देखो सामरिक संबंध का मतलब होता है, यहां पे आगे अगले पेज पे ले लेंगे। देखो सामरिक संबंध का मतलब होता है कोई देश भारत के जो आतंकवादी गतिविधियां होती है उसका विरोध करने में समर्थन करे। बात समझे, हमारा उसका साथ में क्या होगा, सामरिक संबंध, यानी आतंकवादी जो गतिविधियां होती है उसमें हमारा क्या करे, समर्थन करे। जब समझ आया कि नहीं आया, यानी जो आतंकवादी घटना हो रही है, जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान क्या कर रहा है, आतंकवादी घटनाएं कर रहा है और हम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो अगर हमारा कोई देश सहयोग करता है, फॉर एग्जांपल रूस ने हमारा सहयोग किया या अमेरिका ने सहयोग किया या जापान ने सहयोग किया कि साहब आतंकवादी गतिविधियां हो रही है उधर से, तो इस बात को कहते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत का यदि कोई समर्थन करे तो वो उस देश के साथ हमारे संबंध कौन से होंगे, सामरिक संबंध होंगे। बात समझ आया कि नहीं आया। तो यानी सामरिक संबंध का मतलब क्या हुआ, आतंकवादी जो गतिविधियां होती है उसमें हमारा क्या करे, सपोर्ट करे, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में हमारा क्या करे, सपोर्ट करे, हमारा सहयोग करे। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में हमारा सहयोग करे, हमारा मतलब हमारे देश का, हमारा मतलब हमारा सहयोग करे, तो उस देश के साथ में हमारे कौन से संबंध होंगे, सामरिक संबंध होंगे। बात समझ आया कि नहीं आया। उस देश के साथ हमारे कौन से संबंध होंगे, सामरिक संबंध होंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां करता है, हम पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद अभी हमने भेजा था, जैसे अभी डेलीगेशन भेजा गया था, विदेश में गया था जब हुआ था, तो उसके साथ में क्या था कि भारत का सऊदी अरब ने, यूएई ने, ईरान ने, सबने सपोर्ट किया कि पाकिस्तान गलत है। तो यानी हमारे उस देश के साथ में कौन से संबंध हुए, सामरिक संबंध हुए। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरी बात करते हैं, यानी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में हमारा सहयोग करे तो उसके देश के साथ हमारा संबंध कौन से होंगे, सामरिक। दूसरा, सूचना तकनीक या सूचना के क्षेत्र में हमारा क्या करे, सहयोग करे। सूचना के क्षेत्र में हमारा क्या करे, सहयोग करे। उस देश के साथ में हमारे कौन से संबंध होंगे, सामरिक। सूचना के क्षेत्र में हमारा सहयोग, सूचना के क्षेत्र में सहयोग, तो उस देश के साथ हमारे कौन से संबंध होंगे मित्रों, सामरिक। संचार के क्षेत्र में सहयोग, संचार के क्षेत्र में सहयोग, संचार के क्षेत्र में सहयोग, तो उस देश के साथ हमारे कौन से संबंध होंगे मित्रों, सामरिक। फिर उसके बाद में रक्षा के क्षेत्र में सहयोग, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग, तो भारत का उस देश के साथ में कौन से संबंध होंगे, सामरिक। यानी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में हमारा सहयोग करे कोई देश, या सूचना के क्षेत्र में हमारा कोई देश सहयोग करे, संचार के क्षेत्र में यदि हमारा कोई देश सहयोग करे, रक्षा के क्षेत्र में यदि हमारा कोई सहयोग करे, और अगली बात तकनीक के क्षेत्र में यदि हमारा कोई सहयोग करे, तो उस देश के साथ में हमारे कौन से संबंध होंगे मित्रों, सामरिक संबंध होंगे। बात समझ नहीं। अगला पॉइंट क्या है, तकनीक के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे, तकनीक के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे, क्षेत्र में हमारा सहयोग करे, हमारा सहयोग करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे आज कहूं, क्या रूस के साथ में भारत के कौन कौन से संबंध हो सकते हैं, पहला तो सैनिक संबंध, दूसरा सामरिक संबंध, दोनों संबंध। क्या पाकिस्तान के साथ में सैनिक और सामरिक संबंध है क्या हमारे, नहीं है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम समझाए ना। तो हम ये कहेंगे कि हमारे सैनिक संबंध और सामरिक संबंध किसके देश के साथ में चल रहे हैं, रूस के साथ में भी है और अमेरिका के साथ में भी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम देखो कितना बढ़िया तरीके से उसमें समझा रहा हूं कि सामरिक का मतलब क्या होता है, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का हमारा सहयोग करे, सूचना के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे, संचार के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे, रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे, और तकनीक के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे। यानी उस देश के साथ में हमारे कौन से संबंध हुए, सामरिक संबंध हुए। जरा पॉइंट पे लिखो सामरिक संबंध, जरा लिखो, जरा सामरिक संबंध लिखो मित्रों, सामरिक संबंध लिखो जरा, सामरिक संबंध में
लिख दिया ना, जरा लिखो सामरिक संबंध लिख लिया सभी ने, नहीं लिखा तो लिखो जरा, लिखो जरा। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में, मैं आपको बता देता हूं मित्रों, ये हमारी लाइव रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, लाइव क्लास है ये एकदम, है ना। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में हमारा सहयोग करे, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में हमारा सहयोग करे, पहली बात। दूसरा, दूसरा लिखना, सूचना के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? सूचना के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे। लिख दिया पॉइंट मित्रों? सूचना के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे। लिख दिया सर पीछे? सूचना के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे। तीसरी बात, संचार के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे। तीसरी बात लिखना, संचार के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे। तीसरा पॉइंट लिखना, संचार के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे। फोर्थ बात लिखना, रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे। रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग करे। और लास्ट पॉइंट पे लिखना मित्रों, तकनीक के क्षेत्र में हमारा कोई सहयोग करे, यानी उस देश के साथ में हमारे कौन से संबंध है? सामरिक संबंध है। बात क्लियर हुआ यहां तक हमारा? ओके, चल आगे चलते। देखो फिर उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं मित्रों, सुनना, व्यापारिक संबंध क्या होता है? व्यापारिक संबंध 3 नंबर बात करते हैं व्यापारिक संबंध की। देखो बात करते हैं व्यापारिक संबंध पे आगे ले लेते हैं, 3 या आगे वाले पॉइंट पे जाएंगे। देखो फिर अपन बात करते हैं व्यापारिक संबंध पे। सुनना, व्यापारिक संबंध है हमारे, फिर उसके बाद में हमारे संबंध आएंगे राजनीतिक, और लास्ट आते हैं सांस्कृतिक। देखो सुनना आराम से, व्यापारिक संबंध का मतलब क्या होता है? सुनना आराम से, बिल्कुल समझते हैं अपन। व्यापार का मतलब 2 देशों के बीच में व्यापार, यानी द्विपक्षीय व्यापार भी हो सकता है और बहुपक्षीय व्यापार भी हो सकता है। तो यानी 2 देशों के बीच में व्यापार करना, ये हमारे उस देश के साथ में क्या होते हैं? व्यापारिक संबंध। क्या जरा हम ये कह सकते हैं क्या, अभी अगर जब एग्जाम्पल वहां पे चलता है व्यापारिक संबंध की बात कर दे, देखो बताते हैं आपको। देखो 2 देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार, यानी हम कह सकेंगे द्विपक्षीय व्यापार भी हो सकता है, भारत का द्विपक्षीय व्यापार भी हो सकता है, द्विपक्षीय व्यापार भी हो सकता है, या अपन कह सकते हैं बहुपक्षीय व्यापार भी हो सकता है। बहुपक्षीय व्यापार, बात समझ आया कि नहीं आया? द्विपक्षीय मतलब 2 पक्षों के बीच में व्यापार, बहुपक्षीय मतलब बहु देशों के बीच में व्यापार, तो ये व्यापारिक संबंध कहलाएगा। फिर अपन बात करते हैं आगे, इस व्यापारिक संबंध के अंदर आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए। क्या होता है? एफटीए। अगला अगर हमारे किसी के साथ में एफटीए, तो वो भी किसी संबंध में कहलाएगा? व्यापारिक संबंध, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यदि हमारा किसी देश के साथ में एफटीए है, तो वो किस संबंध में आएगा? व्यापारिक संबंध में आएगा। अगला एफटीए से भी अगला एक पॉइंट है सीपा समझौता। क्या होता है? सीपा समझौता। सुना आराम से, समग्र आर्थिक विकास सहभागिता समझौता। समग्र आर्थिक सुना, आर्थिक सहभागिता समझौता क्या होता है मैं बताता हूं। अभी देखो, सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं। एफटीए फ्री ट्रेड का मतलब होता है कर मुक्त व्यापार। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसपे क्या होता है, कर को जैसे मान लो भारत का सिंगापुर के साथ में है, या भारत का दक्षिण कोरिया के साथ में है, तो क्या होता है कुछ वस्तु हम लोग जो भेजते हैं या वो हमारे पास में भेजता है, तो फ्री ट्रेड का मतलब कर मुक्त व्यापार, टैक्स जो है वो सबसे से कम लिया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और उसके बाद के अंदर हम कहते हैं सीपा समझौता। वर्तमान में फ्री ट्रेड का अगला कदम और चला गया, एकदम कर को दोनों देशों के बीच में जो वस्तुएं आती है, जो टैक्स होता है, उसको एकदम कम करना, क्या है ना, तो नाम मात्र का कर देना क्या कहलाएगा? सीपा समझौता कहलाएगा। और सीपा समझौता जो है भारत का विभिन्न देशों के साथ में है, यानी भारत का हम ये कहेंगे कि जापान के साथ में, भारत का दक्षिण कोरिया के साथ में, भारत का सिंगापुर के साथ में, और वर्तमान के अंदर भारत का हम ये कहेंगे कि यूएई के साथ में, और भारत का ओमान के साथ में। अभी ये लेटेस्ट है ये एकदम,
कि यूएई और ओमान के साथ में वर्तमान में क्या हुआ है, सीपा समझौता हुआ है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम ये कह सकते हैं कि भारत का सीपा समझौता किसके साथ साथ में है, तो हम कहेंगे भारत के जापान के साथ में, दक्षिण कोरिया के साथ में, सिंगापुर के साथ में, यूएई के साथ में और ओमान के साथ के अंदर हमारा क्या है, सीपा समझौता है। यानी इसे बोलते हैं दोस्तों व्यापारिक समझौता। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कहेंगे व्यापारिक संबंध में द्विपक्षीय व्यापार हो सकता है, बहुपक्षीय व्यापार हो सकता है, एफटीए हो सकता है या सीपा समझौता हो सकता है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में जरा समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता। समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता फुल फॉर्म देख लेना इसका। तो हाँ, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब होता है ना कि कर मुक्त व्यापार। यानी हम कहेंगे जब हम, हाँ, दोनों में टैक्स नहीं लगेगा। उसमें जैसे मान लो अगर 80% मान लो टैक्स पे छूट दी जा रही है, तो सीपा समझौते पे 90% टैक्स पे छूट दी जा रही है। बात समझ आया कि नहीं आया? यानी हमने जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया कि हमने कोई वस्तु, हमने जापान को कोई वस्तु भेजी, जापान ने हमारे पास में कोई वस्तु भेजी, तो उस पर टैक्स कम से कम लिया जाएगा। सीपा समझौता का मतलब ये है। एफटीए में थोड़ा टैक्स थोड़ा सा ज्यादा होगा, सीपा में और कम होगा। उसी को क्या बोलते हैं, सीपा समझौता। तो समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता। जरा लिखो व्यापारिक संबंध। व्यापारिक संबंध, ये लो लिखो जरा, व्यापारिक संबंध लिखो मित्रों, व्यापारिक संबंध। मैं कैमरे में आना चाहिए हूं ना लिखो जरा व्यापारिक संबंध, है ना, व्यापारिक संबंध लिखो जरा, व्यापारिक संबंध। क्या कह रहे हो मित्रों? हाँ लग गई। अब मैं ऑनलाइन ही आऊंगा, बस सोच लिया मैंने, ऑनलाइन, ओनली फॉर ऑनलाइन। पूरे विश्व में जाएगी ना बात अपनी, है ना लिखो व्यापारिक संबंध, ठीक है ना। लिखो व्यापारिक संबंध में द्विपक्षीय व्यापार, लिख दिया द्विपक्षीय व्यापार। फिर लिखना बहुपक्षीय व्यापार, लिखना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर लिखना सीपा, फुल फॉर्म सीपा, एफटी हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर उसके बाद में लिखना सीपा समझौता। सीपा, सीपा का फुल फॉर्म लिखो समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता। समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता, सीआईपीए, समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता। लिखना समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता किन किन देशों के बीच में, जरा लिखो जरा। सीपा समझौता हमारे किन किन देशों के बीच में, देखो लिखना भारत प्लस जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूएई, ओमान। सीपा समझौता लिखो जरा, सीपा समझौता, सीआईपीए, ठीक है ना। समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता लिखना मित्रों, सीपा। भारत का किसके साथ में, जापान के साथ में, दक्षिण कोरिया के साथ में, सिंगापुर के साथ में, यूएई के साथ में एंड ओमान के साथ में। सीपा समझौता देखने लिया, मैंने देखा नहीं था। सीपा समझौता समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता, सीपा समझौता, ठीक है ना। ये लिख लो जरा, भारत प्लस जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूएई और ओमान। क्लियर हुआ यहां पे पॉइंट? भारत का सीपा समझौता इन देशों के साथ में, ठीक है सर। आगे चलो, देखो बात करते हैं। फिर उसके बाद में आता है राजनीतिक संबंध हमारे क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजनीतिक संबंध मित्रों। क्या होती है मित्रों? राजनीतिक संबंध। सीईपी है क्या ये? कंफर्म सीईपीए, समग्र आर्थिक इकोनॉमिक, अच्छा हो गया, सीईपीए कर देते। सीईपीए, सीईपीए मतलब समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता, है ना। इसका फुल फॉर्म भी आया क्या मैम? बोले जरा। कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, ये लिख लो। लिखो जरा, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सीपा को आई को ई कर देना है ना, ठीक है ना। कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा, ये फुल फॉर्म सीपा का, सीईपी है, सीपा समझौता। सीपा आपको हिंदी में ऐसा मिलेगा, सीपा। ये मिट क्यों रहा है ये? सीपा, सीपा समझौता, समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा समझौता।
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा समझौता। हो गया यहां तक क्लियर? सभी ने लिख लिया? कंफर्म हो गया? क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है? टैक्स में बहुत ज्यादा मात्रा में छूट दी जाती है। तो लिख लो, सीपा समझौता लिख लो, पॉइंट पे लिख लो, टैक्स में बहुत अधिक मात्रा में छूट, टैक्स में बहुत अधिक मात्रा में छूट, है ना? तो सीपा समझौता क्या है? समझ में आया कुछ बात? मुश्किल नहीं है कुछ। क्या बोलते ना, मुश्किल नहीं है कुछ, तू कोशिश तो कर, तू मेहनत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ, तू मेहनत तो कर, तेरे ख्वाब यकीन में बदलेंगे, तू कोशिश तो कर। बस में नहीं आया? मुश्किल नहीं है कुछ, तू मेहनत तो कर, तेरे ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, तू कोशिश तो कर। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है मित्रों। जरा लिखो, हाँ लिखना जरा। इसलिए कहते हैं समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता इनके साथ में हुआ। फिर आगे बात करते हैं अपन राजनीतिक संबंध पे। देखो देखो क्या हुआ दोस्तों, आगे आगे लिखते हैं। देखो आगे क्या बात करते हैं मित्रों, सुनना आराम से। हम ये कहेंगे राजनीतिक संबंध क्या होता है, ठीक है ना? आगे बात करते हैं राजनीतिक संबंध के बारे में। राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध क्या होता है? अरे क्या हुआ मित्रों, देखो हमारे किस देश के साथ में राजनीतिक संबंध होंगे? नंबर वन ये कि कोई भी देश हमारी यूएनओ के अंदर स्थायी सदस्यता के लिए सहयोग करे, वो हमारे देश के साथ में क्या संबंध होंगे मित्रों? राजनीतिक संबंध होंगे। यानी कोई भी देश हमारी यूएनओ के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता के लिए क्या करे? सहयोग करे, तो उस देश के साथ में हमारे कौन से संबंध होंगे मित्रों? राजनीतिक संबंध होंगे। यानी कोई देश, यदि कोई देश हमारी मतलब भारत का, हमारा मतलब क्या मित्रों? यहाँ पे भारत का है ना, दिल से बोल रहा हूं, इमोशन हमारे ये यदि कोई देश, हमारा मतलब भारत का यूएनओ की स्थायी सदस्यता के लिए, यूएनओ की स्थायी सदस्यता के लिए क्या करें? स्थायी सदस्यता के लिए अरे क्या करें मित्रों? सहयोग करें। बात क्लियर हुआ? यानी यूएनओ की स्थायी सदस्यता के लिए क्या करें? सहयोग करे, तो वो उस देश के साथ हमारे क्या होंगे? राजनीतिक संबंध होंगे। अब अपन कई बार सोचते हैं ना कि भारत नेपाल के साथ में, भूटान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, मालदीव को, म्यांमार को, छोटे छोटे देशों को बहुत सारा पैसा उधार देता है, उनकी खूब रक्षा करता है। क्यों? ताकि वो यूएनओ के हमारी स्थायी सदस्यता के लिए क्या करे? हमें सपोर्ट करे। हम कोई ऐसे ही थोड़ी ना उनको पैसा दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। तो बदले में हम क्या चाहते हैं कि यूएनओ के अंदर स्थायी सदस्यता के लिए हमारा क्या करे? सपोर्ट करे। उसी को अपन क्या कहेंगे मित्रों? हमारा उसके साथ में राजनीतिक संबंध है। पहली बात, सुनना आराम। दूसरी बात अभी आपको बताऊंगा एक चीज, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हमारा भारत का जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमारा सपोर्ट करे। बात समझे? यानी कश्मीर के मुद्दे पर अगर ये हमारा कोई समर्थन करता है, तो यानी उस देश के साथ हमारे कौन से संबंध होंगे मित्रों? राजनीतिक संबंध होंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कश्मीर के मुद्दे पर यदि हमारा कोई समर्थन करे, कश्मीर के मुद्दे पर हमारा कोई समर्थन करे, मतलब कश्मीर के मुद्दे पर हमारा मतलब बार बार भारत का समर्थन करे, भारत का क्या करे? समर्थन करे। कश्मीर के मुद्दे पर कोई भारत का समर्थन करे, तो उस देश के साथ में हमारे कौन से संबंध होंगे? राजनीतिक संबंध होंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर तीसरी बात, भारत के लोकतंत्र पर यदि कोई देश विश्वास रखे, तो उसका हमारे साथ में कौन से संबंध होंगे? राजनीतिक संबंध होंगे। बात समझने कि नहीं आया? यानी भारत के लोकतंत्र पर विश्वास रखे, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास रखे, लोकतंत्र पर क्या करे? विश्वास रखे, तो उस देश के साथ हमारे कौन से संबंध होंगे मित्रों? संबंध होंगे। अगर अब मैं आपसे बात करता हूं, क्या भारत का, मोटा मोटा बात करते हैं, चीन के साथ में राजनीतिक संबंध बन सकते हैं क्या? अभी वो चीन खुद यूएनओ का स्थायी मेंबर है, वो हमें बनने ही नहीं देना चाहता कभी। यानी हाँ, भारत का अब भी अच्छा पड़ोसी देशों के साथ में संबंध सबसे बिगड़े हुए वास्तव में, तो ये बात है। अगर अपन ये कहें कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो हमारा
यूनो की स्थायी सदस्यता में हमारा सपोर्ट करे, उसके साथ में हमारे कौन से संबंध है? राजनीतिक संबंध हो सकते हैं। बात क्लियर हुआ? अगर मैं कहूं भारत का अफगानिस्तान के साथ में क्या राजनीतिक संबंध है, क्या नहीं है? वो भी हम लोगों को यूनो की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन करे या ना करे, बात समझ में कि नहीं आया? तो हम ये कहेंगे। फिर उसके बाद में कश्मीर के मुद्दे पर वो क्या बोले, अपना स्टैंड क्या रखे, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान तो हमारा राजनीतिक में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन आगे बात करेंगे एक संबंध हो सकता है। आगे बात करते हैं जिसका नंबर है सांस्कृतिक संबंध। तो जरा लिखो राजनीतिक संबंध, बोल लिखो राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध लिखो, राजनीतिक संबंध लिख दिया ना बेटा, लिखना पॉइंट को। यदि कोई देश भारत का, यदि कोई देश भारत का, यदि कोई देश भारत का यूनो की स्थायी सदस्यता के लिए, यूनो की स्थायी सदस्यता के लिए, यूनो में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन करे, यदि कोई देश भारत का यूनो में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन करे, यानी उस देश के साथ हमारे कौन से संबंध होंगे मित्रों? राजनीतिक संबंध होंगे। क्या होंगे? राजनीतिक संबंध होंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात एकदम क्लियर, ठीक है ना? यूनो की स्थायी सदस्यता के लिए हमारा समर्थन करे, पहली बात। तो यूनो के स्थायी मेंबर कौन कौन है? 5 है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन। लिखो जरा, यहीं पे लिख लो यूनो के स्थायी मेंबर, लिखो जरा यूनो के स्थायी मेंबर, यही नोट डाल के लिख लो, यूनो के स्थायी मेंबर। नोट ऐसी नोट बीच के अंदर ही, अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ठीक है ना? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन यूएनओ के क्या है? स्थायी मेंबर है, N5 मेंबर है। ये वीटो पावर इनके पास में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये क्या है? यूएनओ के स्थायी मेंबर। और हम भी चाहते हैं कि हम भी इसके स्थायी मेंबर बने। तो इसके लिए क्या होता है? अन्य देशों का सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो उस देश के साथ हमारे क्या संबंध होंगे? राजनीतिक संबंध होंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर अपन कहेंगे कश्मीर का मुद्दा। कोई देश यदि ये कहता है कि नहीं, कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, भारत का भाग है, तो उस देश के साथ में हमारे कौन से संबंध होंगे? बात करो, राजनीतिक संबंध होंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद में भारत के लोकतंत्र पर वह क्या करे? विश्वास रखे, यानी उस देश के साथ में हमारे क्या संबंध होंगे? राजनीतिक संबंध होंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम आई बात क्लियर? आगे बात देखो, फिर हमारे सांस्कृतिक संबंध की बात की जाती है। कौन संबंध मित्रों? लिखो ना, जल्दी जल्दी लिखो, मैम जल्दी लिखो, थोड़ा हाथ चलाइए, है ना? आगे आज बहुत कुछ कहानी बाकी है और मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा ताकि एक लेक्चर में हमारी बहुत सी बातें हो। अभी हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ना है ना? पंचशील सिद्धांत पढ़ना है, फिर है ना, हाँ आज ये सब कुछ चलेगा लगातार, जिसको जाना वो चले जाना भले, ठीक है ना? लेकिन लगातार क्लास चलेगा ये, ठीक है ना? फिर उसके बाद में बात करते हैं भारत के लिखा कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करें और भारत के लोकतंत्र पे क्या रखें? विश्वास रखें। भारत के लोकतंत्र पे क्या रखें मैम? विश्वास रखें। आए यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, आगे चलो, आगे बात करते हैं। तुम बहुत फ्रस्ट्रेट हो भाई, क्या बात है? दोनों ही चिंता में हो क्या? चिंता में हो हैं? चिंता मुक्त हो गए ना? हाँ हाँ, चिंता मुक्त। मेरे पास में तो चिंता मुक्त हो ना, यहाँ आके नहीं, मेरे पास तो चिंता मुक्त हो। हाँ बेफिक्र रहो। अरे चिंता मत कीजिए, आप तो मजे करो। हाँ कुछ का मुश्किल नहीं है कुछ, हाँ मुश्किल नहीं है कुछ, तू मेहनत तो कर, तेरे ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, तू कोशिश तो कर, अपने आप पे यकीन रख, किसी के भरोसे थोड़ी ना इस दुनिया के अंदर, है ना? अपने आप पे यकीन रखो। अरे मैं कहता हूं, सुनो मेरी बात में, एक बात बताता हूं, सिलेक्शन इंसान का सेल्फ स्टडी से होता है। कोचिंग संस्थान जो होती है केवल चलना सिखाती है, ठीक है ना? वो सिर्फ चलना सिखाती है, उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ती है। किसी संस्थान के भरोसे आप कभी मत रहिए, मैं कह रहा हूं आपको, ऑनलाइन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, आप मेहनत कीजिए, सेल्फ मेहनत कीजिए, संस्थान के साथ में सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं मित्रों, सुनना। फिर उसके बाद में सांस्कृतिक संबंध क्या होता है, सुनना आराम से मित्रों। सांस्कृतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध क्या होता है? सांस्कृतिक संबंध सुनना आराम से। सांस्कृतिक सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है और बहुत हकीकत में इंसान सिलेक्शन लेता है तो कोचिंग के साथ साथ में सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये बात मानिए मेरी आप। अगर देखो सांस्कृतिक संबंध का मतलब होता है कि भारत का
विदेशों के साथ में संस्कृति का आदान प्रदान। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि खान पान, रहन सहन, नृत्य, त्योहार, हस्तकलाएं, चित्रकलाएं, ये हमारे क्या होते हैं, सांस्कृतिक संबंध के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि सांस्कृतिक में भी संबंध में सामाजिक संबंध इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल हम हमारी शादी किसी अन्य देश के साथ में कर ले, ठीक है ना, अन्य देश की लड़की हमारे देश में आ जावे, तो वो भी एक क्या हमारे उसके साथ में सांस्कृतिक संबंध है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं मोटा मोटा, अभी नहीं पहले के दौर पे, क्या भारत का पाकिस्तान के साथ में सांस्कृतिक संबंध है क्या? बिल्कुल है भाई। हाँ नहीं, सांस्कृतिक संबंध है। कैसे है बताऊं आपको कि अभी तुम लेटेस्ट देख लो, तलाक हो गया अलग बात है, भी सानिया मिर्जा यहाँ की थी, उसने पाकिस्तान के शोएब अख्तर से शादी की, हाँ शोएब मलिक से शादी की, तलाक हो गए वो अलग मसला है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ में पहले, अभी वर्तमान में कोई नया ऐसा रिश्ता नहीं है, लेकिन पहले के रूप में अगर सीमा हैदर की कहानी, सीमा हैदर की कहानी, तो हमारे उसके साथ में क्या संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी किसी भी सांस्कृतिक संबंध मतलब संस्कृति का आदान प्रदान, लिख लो, किसी भारत का अन्य देशों के साथ में संस्कृति का आदान प्रदान मतलब सांस्कृतिक संबंध। भारत का अन्य देशों के साथ में लिख लो, संस्कृति का आदान प्रदान मतलब सांस्कृतिक संबंध। आगे बात करते हैं भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, भारत का अन्य देशों के साथ में संस्कृति का आदान प्रदान, ठीक है ना, हो गया यहां तक क्लियर? आगे मित्रों बात करते हैं भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अगला पॉइंट डालो, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है मैम। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, साथ ही संबंध हो गया, बात कर लिया अपन ने। आगे देखो विदेश नीति के सिद्धांत, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, सुनना आराम से, सिद्धांत के बाद में भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। देखो मुख्य मोटा मोटा भारत की विदेश नीति सिद्धांतों में यदि अपन बात करते हैं तो 4 मोटे मोटे सिद्धांत आते हैं। यहीं पे भारत की विदेश नीति के जो प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे, सुनना आराम से, इन पे सब पे चर्चा करूंगा। पहली भारत की विदेश सिद्धांत क्या बता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेम, गुट निरपेक्ष आंदोलन। बहुत उसको मैं कंटिन्यूज उसको कड़ियों से कड़ियों मिलाते हुए चल रहा हूं। पढ़ने को तो विदेश नीति इतनी पढ़ें कि कम से कम महीना ही निकल जावे, लेकिन उसको अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना हो सकता है समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि एक लेक्चर में हो जावे, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है अभी सब पूरी बात समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक सिद्धांत। दूसरा पंचशील समझौता, पंचशील समझौता, पंचशील समझौता। फिर उसके बाद में हम कहेंगे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सिद्धांत, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत। फिर लास्ट यदि अपन बात करते हैं तो उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध, नस्लवाद का विरोध का सिद्धांत। सुनना, अब बात करते हैं सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन जो पॉलिसी है उसके क्या क्या सिद्धांत है उस पर अपन चर्चा करते हैं मित्रों। इधर देखो जरा सभी, मैम क्या हुआ, तबीयत नरम हो रही है, ये तो पानी पी लीजिए, है ना, लाई जो पानी लेके आओ भाई, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इतना अच्छा अच्छा शायरी दिया हूं, मोटिवेशन दिया हूं, फिर भी एकदम मोटिवेट नहीं हो रहे हो, और मोटिवेट कर रही हूं। शायरी शायरी नहीं होता, मोटिवेशनल होती है सब चीजें, है ना। हाँ मोटिवेशनल बात होती है कोई, है ना। देखो, है ना, हाँ देखो आगे बात करते हैं मित्रों, सुनना आराम से बहुत बढ़िया तरीके से। पहली बात, गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या और बना कैसे, आया कैसे, है ना। सबसे पहले कहानी के रूप में भी बात करते हैं तो पहला मोटा मोटा आपको ये बता देता हूं है क्या, ठीक है ना, कब स्थापित हुआ, कब हुआ, फिर उसका गठन कैसे हुआ वो कहानी में बाद में बढ़ता हूं, ठीक है ना। देखो इधर देखो, सुनो जरा मेरी बात, इधर देखो पीछे, इधर देखो दोस्तों। सबसे पहले अपन उठाते हैं नेम को, फिर अपन बात करेंगे पंचशील समझौते के बारे में, फिर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर उपनिवेशवाद नस्लवाद का विरोध वो क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे, उपनिवेशवाद क्या होता है और नस्लवाद क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें इसे पंचशील जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू है,
वो क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू। नेम क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू। पंचशील क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू। ये पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे, इसी के सिद्धांत के बाद में पढ़ेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। बात क्लियर हुआ? तो धीरे धीरे इस पर चर्चा करता चला जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो नेहरू का जो सहयोग है, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू है, वो ये दो पे इन पे बात करता है, तीसरा इस पे बात करता है, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू पे बात करते हैं। नेम क्या है? नेम एक के पे चर्चा करते हैं मित्रों, नेम, ठीक है ना। तो लिखो जरा, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत लिख दिया मित्रों। तो सिद्धांतों में लिखो, सबसे पहले पॉइंट लिखना नेम, नॉन एलिमेंट मूवमेंट, नेम। ये सर याद वाली जो क्लास है ना, ये कंटिन्यू करके ये उसको पेनड्राइव में लेकर और मुझे देनी यूट्यूब पर, ठीक है ना। लिखो जरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लिख दिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। फिर लिखना पंचशील समझौता, पंचशील समझौता, पंचशील समझौता लिख लिया मैम 2 नंबर पे, पंचशील समझौता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। फिर लिखना पंचशील समझौता। 3 नंबर पे लिखना शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। और 4 नंबर पे लिखना मित्रों क्या है? उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध, उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। और फोर्थ नंबर पे क्या लिखता है? उपनिवेशवाद। क्या थे मित्रों? उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध। लिखो जरा, उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध। आगे चलो। कि साइंस तो नहीं है आपके सिलेबस में? कि साइंस हो तो कल साइंस कर लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स, केमिस्ट्री का पॉइंट, उसको भी यूट्यूब पे डालेंगे अपन। नहीं है तो कोई नहीं, मैं अपना रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा, लोगों को तो फायदा होगा, फर्स्ट ग्रेड में है। वो आप मत बैठना, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद में बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, सुनना आराम से। हाँ हाँ, आगे चलते हैं धीरे धीरे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आपके बीच के अंदर ही है, आपके सिलेबस का ही पॉइंट हो रहा है आपको, ठीक है ना। हाँ हाँ, इधर लिखो जरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन, विरोध, विरोध, उपनिवेशवाद नस्लवाद का विरोध, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। नेम क्या है? नेम, गुट निरपेक्ष आंदोलन। सुनना आराम से मेरे मित्रों, क्या था ये? देखो नेम क्या है, पहले बात करते हैं गठन कैसे हुआ, उसकी बात बाद में करेंगे। मैडम इधर देखिए जरा, हिम्मत रखिए मैम, थोड़ा सा है ना, सब्र रखिए, हिम्मत रखिए। जिंदगी जीना आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कैसे? सब्र करके, बर्दाश्त करके, और तीसरा इग्नोर करके। तो जिंदगी आसान थोड़ी ना है ना। पहले लिखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखो इधर सुनना आराम से, गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं, सुनना आराम से मित्रों। ये स्थापित कब हुआ, मतलब इसका गठन की बात करते हैं। तो इसका जो गठन है ना, वो था 1961 को, ठीक है ना। बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर बैठक हुई थी, उसी के अंदर गुट निरपेक्ष आंदोलन बना था। नेम, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में क्या हुई थी? एक बैठक हुई थी, जिसके तहत क्या हुआ? नेम बना था, नॉन एलिमेंट मूवमेंट। गठन कैसे हुआ उसकी बात बाद में करेंगे अपन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब चर्चा। आपको पहले एक मैं छोटा सा विस्तारित रूप बता देता हूं। फिर उसके बाद के अंदर बेलग्रेड यूगोस्लाविया में बैठक हुई थी, जिससे क्या बना था? नेम बना था। और नेम पे के जो सदस्य है, आराम से इत्मीनान से मतलब बातें मत कीजिए, 120 है, ठीक है ना। इसके जो संस्थापक सदस्य है, संस्थापक जो सदस्य थे, इधर सुनाओ, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, या हम कह सकते हैं भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, भारत के ये नॉन एलिमेंट जो मूवमेंट बना था, तो उसमें किसका योगदान था? तो हम कहेंगे भारत के जवाहरलाल नेहरू का योगदान था, जवाहरलाल नेहरू, है ना। फिर उसके बाद के अंदर अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे मिस्र के पीछे वाला शब्द बता रहा हूं, कहीं किताब लिखेगा जमाल, कहीं लिखेगा, कहीं पे जमाल और कहीं पे गमाल,
एक ही बात है, जमाल और गमाल एक ही बात है। जमाल अब्दुल नासिर, तो हम कहेंगे मिस्र के कौन थे? जमाल अब्दुल नासिर। जमाल अब्दुल नासिर, अब्दुल नासिर जो नैन नासिर जो ये जो मूवमेंट बना था उसके मेंबर्स थे शुरुआती रूप में। तो जमाल या कमाल कुछ भी कह सकते हैं, गमाल भी लिखा मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? गमाल, एक ही बात है। जमाल या गमाल, जी को किसी ने किताबों ने ग कर दिया, किसी ने उसको ज बना दिया। हिंदी में जमाल या गमाल एक ही बात है। बात सुने ना? तो जमाल या गमाल, अब्दुल नासिर, नाम क्या उनका? अब्दुल नासिर। फिर उसके बाद के अंदर कहेंगे यूगोस्लाविया की टीटो। यूगोस्लाविया के कौन थे मित्रों? टीटो। पीछे शब्द आता है, पीछे शब्द आता है इसका टीटो, टीटो। और उसके बाद में था, हम कहेंगे कि घाना के एनकुरमा, पीछे शब्द आ रहा है, पीछे वाला शब्द है एनकुरमा, एनकुरमा। और इंडोनेशिया के थे, इंडोनेशिया के थे सुकर्णो, सुकर्णो, सुकर्णो। बात समझ आया कि नहीं आया? तो पहली बात याद रखना, तो कई बार ये क्वेश्चन बस पूछ सकते हैं कि नेम अलाइनमेंट जो बना था, हम कहेंगे नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट आया तो उसमें किन किन देशों के कौन कौन थे। तो याद रखना, तो भारत की तरफ से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मिस्र की तरफ से जमाल अब्दुल नासिर। यूगोस्लाविया की तरफ से कौन था? टीटो। गाना की तरफ से एनकुरमा। और इंडोनेशिया के कौन थे? सुकर्णो। ये क्या थे? नॉन एलिमेंट मूवमेंट के क्या थे? मुख्य भागीदार थे। अब अपन बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, नॉन एलिमेंट मूवमेंट का उद्देश्य क्या, ये है क्या, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि नॉन एलिमेंट मूवमेंट क्या था, फिर गठन कैसे हुआ बात करेंगे। ये उतारो जरा, एक बार पहला पॉइंट उतारो, लिखो जरा। नॉन एलिमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गठन 1961 में हुआ था। हाँ, 1961 में गठन हुआ। कहां हुआ था मित्रों? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। कहां हुआ था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। ठीक है ना? कहां हुआ मित्रों? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। लिखा सर आपने? पीछे में हम लिख रहे हो ना, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। सदस्य कितने इसके? 120। सदस्य कितने इसके? 120 सदस्य इसके 120। संस्थापक सदस्य कौन कौन है इसके मित्रों? संस्थापक सदस्य कौन थे? भारत के जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद में लिखना मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर। मिस्र के क्या मित्रों? जमाल अब्दुल नासिर, जमाल अब्दुल नासिर। यूगोस्लाविया के कौन है? टीटो। पीछे वाला शब्द बोला हूं, ठीक है ना? पीछे वाला शब्द है टीटो। गाना के एनकुरमा, गाना का कौन था? एनकुरमा। और इंडोनेशिया के कौन थे? सुकर्णो। इंडोनेशिया के कौन थे? सुकर्णो। इंडोनेशिया के सुकर्णो। इंडोनेशिया के कौन थे मित्रों? सुकर्णो। बात क्लियर एकदम समझ में आया? अब देखो आगे बात करते हैं, नेम जो है वो था क्या, पहले बात करते हैं। उसकी गठन कैसे हुआ वो भी बात करते हैं अपन धीरे धीरे। लिखो, इसका उद्देश्य लिखते हैं पहले। नेम का उद्देश्य क्या था? लिखो मित्रों, जल्दी लिखो यारो। इंडोनेशिया सुकर्णो लिख लिया सर? लिख रहे ना सर? आगे चलते हैं, देखो बात करते हैं आगे। देखो मित्रों, आगे अपन चर्चा करते हैं यहीं पर। इसका उद्देश्य क्या था, नेम का उद्देश्य, और नेम का गठन क्यों हुआ उसके बारे में आगे बात करेंगे। मतलब मेन उद्देश्य क्या है इसका। पहले देखो, इसका अगर अपन उद्देश्य की बात करते हैं तो नेम का जो प्रमुख उद्देश्य था कि जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र है उनकी संप्रभुता की क्या करना? रक्षा करना। 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की जो न्यू इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज थी उनकी संप्रभुता की क्या करना? रक्षा करना। तो नेम का पहला उद्देश्य क्या था? 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की संप्रभुता की क्या करना? रक्षा करना। देखो पहला उद्देश्य क्या था इसका? 9 स्वतंत्र, सुना, स्वतंत्र राष्ट्रों की, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करना। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता की क्या करना? रक्षा करना। अब देखो यहां पे एक शब्द आया है संप्रभुता, क्या होती है? सुनना, संप्रभुता क्या होती है इसको समझना।
संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत या कोई भी देश अपनी कोई भी नीति बनाए या कोई भी निर्णय ले या कोई भी नीति बनाए, कोई भी कल्याणकारी योजना बनाए तो और कोई भी निर्णय ले, उन निर्णयों में विदेशी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। उसी को बोलते हैं संप्रभुता। हम कोई भी निर्णय बनाए, हम कोई भी नीति बनाए, उसमें चीन अगर दखल अंदाजी करता है या अन्य कोई दखल अंदाजी करता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। संप्रभुता का मतलब यही होता है। बात समझ नहीं है? संप्रभुता का मतलब क्या होता है मित्रों, कि कोई भी हम पॉलिसी बनाए तो उस पॉलिसी के अंदर विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम चाहे कुछ भी करें हमारे देश में, विदेशों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? संप्रभुता। क्या बोलते हैं उसे? संप्रभुता। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? संप्रभुता मतलब भारत एक संप्रभुत्व देश है, यानी फॉर एग्जाम्पल का मतलब हुआ कि हमारे नीति निर्णयों के अंदर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसी को क्या बोला गया मित्रों? संप्रभुता। उसी को क्या बोला गया मैम? संप्रभुता। बात समझ नहीं है? संप्रभुत्व का मतलब। आगे बात करते हैं, संप्रभुता की क्या करना? रक्षा करना। आगे चर्चा करते हैं, देखो सुनना आराम से। 9 फिर दूसरी बात अगर अपन बात करते हैं, उद्देश्य यही था कि 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की संप्रभुता की क्या करना? रक्षा करना। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे हमारा, है ना? फिर उसके बाद में क्षेत्रीय अखंडता की, क्षेत्रीय जो अखंडता है, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, क्षेत्रीय अखंडता की क्या करना? रक्षा। क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा। तीसरा, उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद का विरोध। फिर उसके बाद में नस्लवाद का विरोध। नस्लवाद, नस्ले क्या था? नस्लवाद का विरोध। बताते हैं आपको, नस्लवाद का विरोध उस जमाने में। फिर 5वां है कि साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद का विरोध। देखो एक एक पॉइंट को समझ लो। पहले मैंने कहा संप्रभुता की क्या करना? रक्षा करना। संप्रभुता का मतलब समझ गए ना, कि भारत की कोई भी नीति है, निर्णय बने, या कोई भी देश की नीति या निर्णय के अंदर विदेशी देशों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसी को क्या बोला गया? संप्रभुता बोला गया। दूसरी बात, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा। हमारा कोई मतलब हमें खंड ना कर पाए। बाद में अखंडता, अखंड, कोई खंड ना हो। फिर उसके बाद में उपनिवेशवाद, मतलब उपनिवेश का विरोध का मतलब ये होता है गुलाम देश। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? गुलाम। गुलाम का देशों का क्या करना? विरोध करना। फिर उसके बाद में नस्लवाद, काला और गोरा, काले और गोरे में क्या करना? विरोध करना। उस वक्त नस्लवाद भी चलता था, भेदभाव थे सारे। और लास्ट है साम्राज्यवाद। अपने साम्राज्य का विस्तार करने का भी क्या किया गया? विरोध किया गया। तो ये नेम के प्रमुख उद्देश्य थे कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो लिखो जरा नेम का। 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा। 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की संप्रभुता की क्या करना? रक्षा करना। 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की संप्रभुता की क्या करना? रक्षा करना। फिर उसके बाद के अंदर अपन बात करते हैं कि क्षेत्रीय अखंडता की क्या करना? रक्षा। क्षेत्रीय अखंडता की क्या करना? रक्षा करना। लिख लिया मित्रों? सर लिख लिया सर? क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा। फिर लिखना उपनिवेशवाद का विरोध। फिर लिखना उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद का विरोध 4th नंबर पे, उपनिवेशवाद का विरोध। फिर लिखना नस्लवाद का विरोध। फिर लिखना नस्लवाद का विरोध। फिर लास्ट लिखना साम्राज्यवाद का विरोध। फिर क्या लिखना? साम्राज्यवाद का विरोध। क्या लिखोगे? साम्राज्यवाद का विरोध। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और एकदम समझ में आया कि नहीं आया? एकदम पूरी बात मेरे को। अब बात करते हैं कि इसका गठन कैसे हुआ, है ना? नेम कैसे बना? नेम कैसे बना? उसका आधार क्या था? तो हम ये कहेंगे, पहले अपन बात करते हैं इसका आधार क्या था, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो नेम का जो आधार था वो पंचशील समझौता और बाडुंग सम्मेलन, इसके क्या थे? आधार थे नेम के बनने के। और गठन कैसे हुआ उसकी भी बात मैं आपसे बात करता हूं। तो हम कहेंगे इसका आधार क्या था? नेम का आधार, बनने का आधार ये था कि एक तो बाडुंग सम्मेलन हुआ था, बाडुंग सम्मेलन और पंचशील समझौता। वो क्या आगे बात करेंगे? बाडुंग सम्मेलन और पंचशील समझौता 1954। पंचशील समझौता 1954 क्या था? इसका आधार था, मतलब नेम का आधार ये था। इसको देखकर नेम बना था 1961 में। तो बाडुंग सम्मेलन हुई और पंचशील समझौता 1954 में, इसका क्या था? आधार। अब आगे बात करते हैं इसका गठन कैसे हुआ। गठन कैसे हुआ, अगला पॉइंट लेता हूं। इसका गठन कैसे हुआ? आधार लिख लो जरा। इसका आधार क्या था मित्रों? लिखो जरा।
बार्डुंग सम्मेलन और पंचशील समझौता 1954, इसका क्या था, आधार था नेम का। 1954 इसका क्या था, आधार था। आगे बात करते हैं मित्रों, सुनना आराम से, बहुत बढ़िया से लिखो जरा। देखो आगे बात करते हैं मित्रों, हाँ लिखो जरा ले। पंचशील समझौता आगे बात करूंगा, पंचशील की क्या होती है सब चीजें, एक शब्द में पंचशील बता दूंगा सारा। अभी बताएंगे ना, अभी रुक तो जाओ, आगे चल रहे हैं धीरे धीरे। देखो देखो बात करते हैं मित्रों, आधार बार्डुंग सम्मेलन और पंचशील समझौता 1954, इसका क्या था, आधार था। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे अपन बात करते हैं इसका गठन कैसे हुआ, उसकी अपन चर्चा करते हैं, गठन कैसे हुआ। हाँ बात कर, लिखो आइडन डाल दो, गठन कैसे हुआ, पॉइंट डाल दो, गठन कैसे हुआ, नेम का गठन कैसे हुआ। सुनना आराम से, देखो गठन कैसे हुआ। हाँ क्या हुआ सर, बोलो भाई। गठन कैसे हुआ और क्या था ये नेम खुद, ठीक है ना। देखो सुनना आराम से, बहुत बढ़िया से, थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, सुनना आराम से। इसको लगाना आसान नहीं होता है, बहुत बेकारा है। एक होना चाहिए यहाँ पे माइक सीधा सा, हाँ यहाँ माइक होना चाहिए, इससे मतलब मामला गड़बड़ होता है, पूरा नसें दब जाती है है ना। आगे बात करते हैं गठन कैसे हुआ, सुनना आराम से। देखो इधर सुनना, मेरी बात सुनना। एक द्वितीय विश्व, इधर सुनो, बैठ जाओ एक बार जरा। देखो हम ये कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 45 के बीच में, सुनना आराम से। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, इधर सुनना मेरी बात को, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच में। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर क्या किया था, अटैक कर दिया था। तो जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पे जब अटैक किया तो अमेरिका ने वापस कार्रवाई कर दी किस पे, जापान पे। और जापान पे अटैक किया कौन से जगह पे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ये मैं पढ़ा के आया हूं आप लोगों को। तो अमेरिका ने वापस परमाणु अटैक किया हिरोशिमा और नागासाकी पे। अब क्या हुआ, ये बात अमेरिका ने रूस को नहीं बताई, ये बात अमेरिका ने किसको नहीं बताई, रूस को नहीं बताई। क्यों, क्योंकि वह भी एक परमाणु संपन्न देश था। तो रूस तत्कालिक रूप से, तत्कालिक कारणों में उस बात से क्या था, नाराज था, और शीत युद्ध की क्या होगी, शुरुआत हो गई। बात समझ है कि नहीं आया, जरा मैं देखो वापस बता रहा हूं, बहुत बड़ा शॉर्ट के अंदर ये बात को लिख के जा रहा हूं। तो हमने ये कहा कि गठन कैसे हुआ, सुनना आराम से, थोड़ा बैकग्राउंड पे जाते हैं पहले, फिर उसके बाद में आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इधर देखना जरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या था, 1939 से कितने पता मित्रों, 45 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, सबसे पहले जापान ने क्या किया, जापान ने क्या किया मित्रों, अमेरिका के किस पे अटैक मारा, अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर, अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह, पर्ल हार्बर बंदरगाह पे क्या किया, अटैक किया, अटैक कर दिया इसने, इस पे क्या किया, अटैक किया, क्लियर हुआ। फिर वापस अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका एक परमाणु संपन्न देश था, तो अमेरिका ने वापस क्या किया, जापान के है ना हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया, अटैक किया, हिरोशिमा व नागासाकी पर, हिरोशिमा व नागासाकी के क्या किया, परमाणु अटैक किया, नागासाकी पर क्या किया, परमाणु अटैक किया, परमाणु बम का अटैक किया, परमाणु अटैक किया, है ना। सुनना आराम से, सबसे पहले जापान ने क्या किया, अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर अटैक किया। तो वापस अमेरिका ने क्या किया, जापान के हिरोशिमा नागासाकी परमाणु अटैक किया। बात यहां तक क्लियर हुई। तो इस बात से नाराज कौन रहा, इस बात से नाराज रहा रूस, नाराज क्या रहा, रूस, क्योंकि रूस भी क्या था, एक परमाणु संपन्न देश था, क्या था, एक परमाणु संपन्न देश था। और इस बात से ये नाराज कौन था, रूस भी नाराज था। तत्कालिक कारणों में कहता है कि जब रूस नाराज हुआ तो उसने क्या की, यहां से शुरुआत की, किसकी, शीत युद्ध की शुरुआत की, किसी युद्ध की शुरुआत की। तो यहां से रूस नाराज हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में शीत युद्ध की शुरुआत हुई, बाद में किसकी हुई, शीत युद्ध की शुरुआत हुई, शीत युद्ध की शुरुआत हुई।
देखो मैं बहुत बढ़िया से उसको कनेक्टिविटी बना रहा हूं, तुम समझो बात को, बहुत बढ़िया से कनेक्टिविटी बन रही है ये, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध का दौरान था 1939 से 45 के दरमियान। तो क्या किया, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर क्या किया, अटैक किया, और अमेरिका ने वापस जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किए, परमाणु बम गिराए। इस बात से क्या हुआ, इस बात से मैं ये कह सकता हूं कि रूस जो था वो नाराज था, क्योंकि रूस भी एक परमाणु संपन्न देश था, कि अमेरिका ने रूस को भी ये बात नहीं बताई, और रूस भी किस बात से क्या था, नाराज था। और उस बात में नाराजगी को चलते हुए उसने क्या की, शीत युद्ध की शुरुआत की। तो आगे जब बात आती है तो जरा इस पॉइंट को लिखना चाहते हो, लिख लो जरा, इस बात को लिखो जरा, लिखो जरा, गठन कैसे हुआ मैं अब लिखा देता हूं। लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तत्कालिक कारण था ये केवल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 45 के दरमियान, द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 45 के दरमियान, या दौरान, दरमियान मतलब दौरान है ना, दरमियान उर्दू शब्द है ना, दरमियान मतलब उर्दू शब्द है। अरे उर्दू शब्द मत लिखो आप, तो दौरान लिखो, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 45 के बीच में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर अटैक कर दिया। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर क्या किया, अटैक किया। तो अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए लिखना, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो अमेरिका ने भी पर्ल हार्बर बंदरगाह पर अटैक कर दिया। तो अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए, अपनी लैंग्वेज तो अपनी होनी चाहिए ना, किताबों की क्या काम की, है ना। जवाबी कार्रवाई करते हुए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया। अब जरा बताइए, मैं जापान का रीजनल पढ़ा के आया हूं आप लोगों को, तो पूछने का अधिकार रखता हूं। मेंबर जरा बताइए कि हिरोशिमा जापान के किस द्वीप पे और नागासाकी जापान के किस द्वीप पे है। हिरोशिमा किस द्वीप पे है, पढ़ा के आए हो ना, नाम बताओ 20 वाले का, है ना सर। हिरोशिमा जापान के किस द्वीप पर है और नागासाकी जापान के किस द्वीप पर है, पहले बताओ। हिरोशिमा किस द्वीप पर है, हांसू द्वीप पर हिरोशिमा है, और क्यूशू द्वीप पर क्या है, नागासाकी। बताया हुआ है मेरा, ये तो ऐसे क्या कर रहे हो। और कौन से द्वीप में, कौन से मैदान में, और उसका नाम क्या है, जरा देखो ना, नाम क्या उसका, उस कौन द्वीप में भी कौन सा क्षेत्र था, किसका मैदान था, अबू कुमाई का था, अबू कुमा का था, निगाता का था, किंकी का था, है ना, कौन सा मैदान था। आगे चलते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं जरा अमेरिका के पर्ल हार्बर, फिर अमेरिका ने इस पे क्या किया, अटैक किया। अमेरिका ने वापस हिरोशिमा नागासाकी के परमाणु अटैक किया। तो इससे नाराज कौन हुआ, रूस इससे नाराज था। रूस इस बात से नाराज था, रूस इस बात से क्या था, नाराज था। बाद में इन्हीं तत्कालिक कारणों के कारण शीत युद्ध की क्या हुई, शुरुआत हुई। बाद में इन्हीं तत्कालिक कारणों के कारण शीत युद्ध की क्या हुई, शुरुआत हुई।
बाद में इन्हीं तत्कालिक कारणों के कारण शीत युद्ध की क्या हुई, शुरुआत हुई। क्या हुई मित्रों, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है ना, शीत युद्ध। इधर आओ, लिख दूं मित्रों, बाद में इन्हीं कारणों के कारण शीत युद्ध की क्या हुई, शुरुआत हुई। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलने दो ना मैडम, आज तो पूरा ये टॉपिक करा नहीं दो मेरे को, है ना। देखते हैं आगे, देखते हैं कुछ देर और देखते हैं, पहले इस टॉपिक सिद्धांत पूरे हो जाए तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन फिर कर लेंगे, और तो क्या करेंगे ना। बच्ची को लाने का वक्त हो जाता है 1:30 बजे, 1:30 बजे तक तो, है ना, अभी तक तो एक तो हुआ ही नहीं है मैम, क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है ना। नीर तो अब कोई तुम्हारे को गति मिली है पढ़ने की, है ना। हाँ कोई बात नहीं, आगे देखो, फिर अपन आगे बात करते हैं मित्रों कि कोल्ड वार, शीत युद्ध। देखो सुनना आराम से, शीत युद्ध के दौरान विश्व जो है वो 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था। शीत युद्ध के दौरान विश्व यानी वर्ल्ड 2 ध्रुवों में क्या था, बढ़ चुका था। एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। सुनना, बात समझ गए नहीं? तो शीत युद्ध के दौरान विश्व जो है वो 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। यानी शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ मित्रों, शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था। विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था। दो ध्रुवों में क्या हो, मिट क्यों रहा, बढ़ चुका था ये। दो ध्रुव कौन से थे मित्रों? एक तरफ था यूएसए, सुनना आराम से, एक तरफ था कौन था, यूएस अमेरिका, और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, सोवियत संघ। इसका नाम था सोवियत संघ। मतलब सोवियत संघ जब टूटा तो रूस बना था, और भी देश बने, है ना, सोवियत संघ। अब सुनना मेरी बात को जरा, इधर देखो जरा, अब यहीं से नेम की शुरुआत होने जा रही है। तो एक तरफ कौन था, यूएसए था, और दूसरी तरफ कौन था, यूएसएसआर था। तो यूएसए की तरफ से जो सेना, यूएसए की तरफ से हम ये कहेंगे नाटो सेना, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो थे ना, वो क्या थे, युद्ध में लड़ने वाले थे, नाटो। और दूसरी तरफ से थे वार्सो। मतलब ये कहेंगे कि इधर थे नाटो, इधर थे वार्सो वाले। तो ये दोनों के बीच में क्या था, युद्ध चला, विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था। इस दरमियान नेहरू जी ने अपनी एक पॉलिसी लाई कि हम किसी भी सैन्य गुट का समर्थन नहीं करते हैं, और हम अपना एक स्वतंत्र विचारधारा वाली विदेशी पॉलिसी को अपनाएंगे। उसी का नाम पड़ा नेम, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो हम ये कहेंगे मित्रों कि नेहरू आए बीच के अंदर, फिर जब ये दोनों विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था, लड़ रहे थे शीत युद्ध के दौरान, तो कौन आया, नेहरू आए, और उसके साथ में 5 देश और आए जिन्होंने बेड़ा उठाया कि हम किसी भी गुट का समर्थन नहीं करते हैं, हम गुट निरपेक्ष से, हमें किसी गुट का समर्थन नहीं करना है। उसी का नाम क्या पड़ा, नेम पड़ा, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। यानी हम कहेंगे कि यहां पे भारत और अन्य देशों ने, भारत व अन्य देशों ने किसी भी गुट का, किसी भी सैन्य गुट का समर्थन नहीं किया। सैन्य गुट का समर्थन नहीं किया, और एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना, किसी भी गुट का समर्थन नहीं किया, और क्या हुई, नेम की स्थापना हुई। नेम की क्या हुई, स्थापना हुई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की क्या हुई, स्थापना हुई। और ये बात थी मोटी मोटी। अब अपन आगे बात करते हैं नेम क्या है, तो हम कहेंगे गठन कैसे हुआ, तो ये बात थी। तो नेम क्या है, किसी भी, नेम का मतलब ये था भारत व अन्य देशों ने किसी भी गुट का समर्थन नहीं करना, ये था नेम। और नेम की मुख्य बात ये थी कि भारत व अन्य देश एक नव स्वतंत्र देश है, वह अपनी एक स्वतंत्र पॉलिसी के अनुसार एक नया अंतरराष्ट्रीय मंच बनाएंगे। उसी का नाम क्या बनेगा, नेम बनेगा।
तो याद जरा लिखना, हम ये कहेंगे शीत युद्ध के दौरान विश्व दो ध्रुवों में बढ़ चुका था। लिखो जरा, विश्व युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के दौरान विश्व दो ध्रुवों में बढ़ चुका था। लिखो मित्रों, लिखो, शीत युद्ध के दौरान विश्व दो ध्रुवों में बढ़ चुका था। एक तरफ था, इसी पैटर्न पे लिखना, इसी पैटर्न पे, जैसा पैटर्न मैंने बनाया है, ठीक है ना। एक तरफ था यूएसए था, और दूसरी तरफ क्या था, यूएसएसआर था, जिसका नाम क्या है, सोवियत संघ। क्या नाम है मित्रों उसका, सोवियत संघ। फिर लिखना सोवियत संघ, फिर लिखना भारत व अन्य देशों ने, नीचे डाल के लिखना सोवियत संघ, भारत व अन्य देशों ने, भारत व अन्य देशों ने, भारत व अन्य देशों ने किसी भी सैन्य गुट का, भारत व अन्य देशों ने किसी भी सैन्य गुटों का समर्थन नहीं किया। भारत व अन्य देशों ने किसी भी सैन्य ग्रुप, सैन्य गुटों का, सैन्य गुट का समर्थन नहीं किया। लिखना, किसी भी सैन्य गुट का समर्थन नहीं किया, और ये कहा, और ये कहा कि हम 9 स्वतंत्र देश हैं, कि हम 9 स्वतंत्र देश हैं, और स्वतंत्र विदेश नीति के दरमियान या दौरान हम एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाएंगे। हम 9 स्वतंत्र देश हैं, और स्वतंत्र विदेश नीति के दौरान, स्वतंत्र विदेश नीति के दौरान, स्वतंत्र विदेश नीति के दौरान, स्वतंत्र विदेश नीति के दौरान एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाएंगे, एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाएंगे, एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाएंगे। उसी का नाम, नेम पड़ा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। नया, एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाएंगे, उसी का नाम क्या पड़ा, नेम पड़ा, उसी का नाम नेम रखा गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। बात समझ आएगी नहीं है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की मुख्य बात क्या थी कि हम किसी भी सैन्य गुट का समर्थन नहीं करते हैं, और हमारा एक नई विदेश नीति थी, नई स्वतंत्र विचारधारा होगी, उसी मंच पर हम अपनी बात धरेंगे। तो नेम का गठन कैसे हुआ, बात सुनाएगी नहीं आया, कि हम किसी भी सैन्य गुट का समर्थन नहीं करते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इस तरह से नेम की क्या हुई, स्थापना हुई। और नेम के विभिन्न सदस्य मैं पहले बता चुका हूं कि इसके सदस्य कौन थे। भारत की तरफ से कौन था, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद में मिस्र की तरफ से अब्दुल नासिर, और उसके बाद युगोस्लाविया की तरफ से टीटो, और उसके बाद मिस्र, और हम कहेंगे इंडोनेशिया की तरफ से सुकर्नो, और गाना की तरफ से एनकुरमा। यहां से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध के दौरान बड़ी बड़ी मोटी मोटी कहानी समझ आई तुम्हारे को। और इसके उद्देश्य क्या थे, तो 9 स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता की क्या करना, रक्षा करना, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, उपनिवेशवाद को क्या करना, विरोध करना, नस्लवाद का विरोध करना, साम्राज्यवाद का क्या करना, विरोध करना। ये इसके प्रमुख क्या थे, उद्देश्य थे। अरे बात सुनाया कि नहीं आया? नेम, नेम के बाद में आता अगला पंचशील समझौता। क्या था है, पंचशील समझौता। पहले अलग पंचशील हुआ था, लेकिन ये पूरा पॉइंट करने दो मेरे को। हाँ रुको ना, अरे रुको, चलने दो, चलने दो, चलने दो, ये मैं, मुझे आगे कंटिन्यू इनको करने दो, करने दो, आगे करने दो। ये 3 पंचशील 5 मिनट और लूंगा, 5 से 7 मिनट और लूंगा, पंचशील हो जाएगा। ये सिद्धांत आ जाएंगे, कल अपन पढ़ेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बस पंचशील पढ़ाने तो सिर्फ 5 मिनट। सास, सास, पंचशील समझौता मतलब सास, बस देखो सास क्या होता है, सास, सुनना आराम से। अगला पढ़ते हैं पंचशील समझौता, सास। और अभी बता देता हूं, सास याद आ जाएगी तुम्हारे को भी। अरे 1 मिनट बस, अरे बस सास, तीक्ष्ण रूप से सास याद कर लो आप। तो देखो पंचशील समझौता होता 1954 का। बहुत मजेदार टॉपिक है मैम, ये हमारे तो इंटरनल शरीर में घुसे हुए, रग रग में, कणों कणों में समाये हुए टॉपिक है, ठीक है ना। हाँ तो पंचशील समझौता तो क्या था, आगे बात करते हैं। यूपीएससी की जब तैयारी करोगे ना जीवन में, मैम सब सिखा देगी आपको। हाँ ये लो दोस्तों,
देखो आगे बात करते हैं। देखो पंचशील क्या है, कुछ नहीं, ट्रिक के रूप में पढ़ लेना, सास। क्या है? सास, SAASS, सास। सुनना, किसके बीच में होता है सास समझौता? मेरे ट्रिक है ये, क्या ट्रिक है ना? हाँ बस एक सेकंड हो जाएगा। देखो पंचशील समझौता हुआ था, हम ये कहेंगे कि भारत और चीन के बीच में, ठीक है ना। भारत की तरफ से कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और चीन के चाउ इन लाई था। कौन था? चाउ इन लाई। चाउ इन लाई, चाउ इन लाई था। सुनना आराम से, एक पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, भारत और चीन के बीच में हुआ 1954 में। क्या था उसके बारे में बात करते हैं। ट्रिक के रूप में क्या कहेंगे? सास। सास अभी याद हो जाएगा, 2 मिनट का काम। देखो सास का मतलब क्या हुआ? पंचशील समझौता किनके बीच में हुआ? भारत और चीन के बीच में हुआ था। क्या था? अगर अपन बात करें, पहला पॉइंट है एसएस का मतलब होता है कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता, मतलब स का मतलब संप्रभुता यहां पे, तो दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। जो दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। पहली बात देखो, 5 पॉइंट है। सास का मतलब 5 पॉइंट है इसके। पंचशील सिद्धांत के कितने पॉइंट है? 5। पहला एस का मतलब क्या होता है मित्रों? संप्रभुता। और ये मैं बता दिया संप्रभुता का मतलब क्या होता है, अभी भी बताया मैडम मैंने। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश, यानी भारत देश अपनी कोई भी नीति बनाएगा या कोई भी निर्णय लेगा या कोई कल्याणकारी योजना बनाएगा तो उसमें विदेशी देशों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। हम संप्रभुत्व देश हैं, संप्रभुत्व देश है। संप्रभुता का मतलब हम पे कोई किसी का कोई दबाव नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात सुनना आराम से। ए का मतलब हम कहेंगे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ए का मतलब यहां पे क्या है? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे मित्रों? आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सास नहीं करेंगे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हम ये कहेंगे, तीसरा पॉइंट, हाँ एक तीसरा पॉइंट क्या है मित्रों? यहां पे ए वाला, ये दूसरा, ये दूसरा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, अरे कोई बात नहीं अब तो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ए का मतलब यहां पे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है अपन ये बात करेंगे कि पहला दूसरा पॉइंट आंतरिक मामला हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में अपन ये कहेंगे कि एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगले एक का क्या मतलब है? एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं, अगली बात करते हैं मित्रों, ये फिर हम कहेंगे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखेंगे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना बनाएंगे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बताएंगे अभी आपको, अगला पॉइंट यही आएगा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना होगी हमारे पास में। लास्ट यदि अपन बात करते हैं मित्रों, इस एस का मतलब यह है कि हम एक दूसरे समानता और पारस्परिक लाभ एक दूसरे को पहुंचाएंगे। तो पंचशील समझौता का मतलब क्या है? सास। क्या है? सास। ना लास्ट पॉइंट का मतलब है कि एस का मतलब समानता, समानता व पारस्परिक लाभ पहुंचाएंगे। पारस्परिक लाभ, समानता और पारस्परिक लाभ पहुंचाएंगे, या एक समानता और पारस्परिक लाभ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। बात समझ नहीं आया? तो हम ये कहेंगे ट्रिक क्या है मित्रों? सास। पंचशील समझौता मतलब सास, किनके बीच में? भारत और चीन के बीच में। तो सास क्या थी? यहां से थी दोनों देश एक दूसरे संप्रभुता की क्या करेंगे?
रक्षा करेंगे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम कहेंगे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे और समानता पारस्परिक लाभ एक दूसरे को पहुंचाएंगे। देखो 5 अलग अलग कलर का यूज किया गया, किसके लिए? सास के लिए। किसके लिए? सास के लिए, है ना। सास समझ गई ना, सास बहुत खतरनाक होती है, हाँ, है ना। सास, इधर देखो जरा जल्दी लिखो, लगता है इनके सास है ना। अच्छा, इनके भी है क्या? आप सास है क्या आपके भी? सास है क्या? सास अभी नहीं आता है। हाँ अभी टाइम है थोड़ा, बस लास्ट 2 पॉइंट और है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बताना है और उपनिवेशवाद नस्लवाद यहाँ पे लेके इस पॉइंट को यहाँ तक रखेंगे, फिर कल अपन पढ़ेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। लिखो, दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ एक दूसरे को पहुंचाएंगे। समानता और पारस्परिक लाभ एक दूसरे को पहुंचाएंगे। तो पंचशील समझौता क्या मैडम? सामान्य भाषा में सास क्या है? सास क्या दोस्तों? सास। आगे, हाँ आगे चलते हैं, बस 2 पॉइंट और है अपने। नहीं, उसकी मैडम के काफी फोन आ चुके हैं, मैंने नहीं उठाया। नहीं कोई दिक्कत नहीं है मैडम, क्लास मतलब क्लास कंटिन्यू। ये देखो मेरे खुद के प्रिंसिपल में लाइफ में ये रख रखा है मैंने, तो मैं टाइम का पंचुअल हूँ, छोड़ने का पंचुअल नहीं हूँ। आगे चलो लेकिन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाएंगे, समानता और पारस्परिक लाभ पहुंचाएंगे। समानता और पारस्परिक लाभ पहुंचाएंगे, दिस इज ए पंचशील समझौता। ट्रिक के रूप में क्या है ये? सास। आगे लिखो। अब आगे बात करते हैं मित्रों, चलना हो रहा है ना। आगे देखो, मिटा दूं मैम? पीछे दोस्तों लिख लिया ना सर? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया सर? लिखो, जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो। संप्रभुता की रक्षा, आंतरिक मामलों से चेप, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और समानता और पारस्परिक लाभ पहुंचाएंगे। हो गए यहां तक क्लियर? अब देखो बात करते हैं अगला जो हमारा सिद्धांत था, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। अगली बात करते हैं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात। ये मिटा दे रहा हूं, है ना। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, तीसरा था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व क्या होता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व मैडम आगे तुम्हारे को दिक्कत नहीं होगी ना, आप सिलेबस के जो टॉपिक है ना, तो तुम्हें मिल रहा है ये, तो देख लो। ये इनकी वजह से आप लोगों को जल्दी हो गया, वरना मैं तो सिर्फ ज्योग्राफी तक सीमित था, पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं। आज चलते, बस 5 मिनट का टॉपिक और है, फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको अपन वीडियो को यहीं पे रोक देंगे, ठीक है ना। देखो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब ये होता है भारत अपने विवादों को, भारत इधर देखो सर, इधर देखो सर प्लीज, इधर देखो, लुक एट मी, ठीक है ना। भारत अपने विवादों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाएगा, इसी को बोलते हैं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात समझ में आया? तो हम ये कहेंगे भारत अपने विवादों को बातचीत व कूटनीति के माध्यम से क्या करेगा? कूटनीति के माध्यम से सुलझाएगा, इसी को बोला गया शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो जरा लिखो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, लास्ट पॉइंट पे लिखना, भारत अपने विवादों को देखो, फिर बिंदी, अरे ओ आती ओ लगा दो, बिंदी लगा दो। हाँ, बिंदी का मतलब जब बहुवचन बन जाए वहां पे बिंदी, हाँ यहां लगाने की है। लिखो भारत अपने विवादों को बातचीत व कूटनीति के माध्यम से सुलझाएगा। अब हम तो अब गलत लिखे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आप तो अभी रनिंग अवस्था में, आपको सही शुद्ध लिखना चाहिए। और फिर हम तो साइंस वाले बंदे हैं, हमारा तो इस हिंदी से कोई वास्ता भी नहीं है ना। लिखो, मैं तो साइंस का ही हूं मैम। नहीं छोड़ा, बिल्कुल अंतरात्मा में बसा हुआ है। नहीं बसा हुआ अंतरात्मा में मैम,
भारत अपने विवादों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से क्या करेगा, सुलझाएगा। यही तो कहता हूं ना, जब मैंने तुम्हें क्या कहा कि जो मैटर इंसान जब तैयारी करता है अपने जीवन में, जब उसको ज्ञान हो जाता है तो उसको कोई नहीं पहचान सकता कि वह किस विषय का मास्टर है। ये एक सच्चाई है। आप लोग भी जब आपको जब ज्ञान हो जाएगा तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाओगे तो कोई नहीं पहचान पाएगा, ठीक है ना। असल तो मैंने आपको बताया कि मैं MSc MPhil इन PhD इन केमिस्ट्री फॉर रनिंग्स, ठीक है ना, ये बात थी एकदम क्लियरिटी। और उसके बाद के अंदर क्या हुआ, जब तैयारी की, जीवन में सीखा, सीखने पे बोलते ना इंसान को ज्ञान आ जाता है। तो ज्ञान इंसान को पढ़ने से आता है, बातों से तो नहीं आता। अब इन चीज़ों को पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसा कह सकता है कि सर आप तो केमिस्ट्री के लेक्चरर हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो लिखना भारत अपने विवादों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से क्या करेगा, सुलझाएगा। लिखो लास्ट लाइन और है, एक उपनिवेशवाद और नस्लवाद। लिखना उपनिवेशवाद और नस्लवाद, सिद्धांतों में लास्ट में लिखना उपनिवेशवाद व नस्लवाद। हाँ, इतना पॉइंट बस। शांतिपूर्ण सहयोग का मतलब भारत अपने विवादों को कूटनीति के माध्यम से सुलझाएगा, ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स। हाँ, अब है ना विवाद तो बहुत सारे देशों के साथ में, वो पढ़ेंगे आगे। भारत का चीन के साथ में विवाद है, अमेरिका, हाँ हाँ, सातवीं में है ना उपनिवेशवाद और नस्लवाद। लास्ट पॉइंट लिख लेना कि भारत जो है उपनिवेशवाद नस्लवाद, लास्ट पॉइंट। उपनिवेशवाद नस्लवाद, ठीक है ना। तो भारत उपनिवेशवाद व नस्लवाद का क्या करता है, विरोध करता है, ये सिद्धांतों में है, ठीक है ना। भारत उपनिवेशवाद व नस्लवाद का क्या करता है, विरोध करता है। तो लिखो जरा, भारत उपनिवेशवाद व नस्लवाद का क्या करता है, विरोध करता है। लिख दो जरा, भारत उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध करता है। भारत उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध करता है। भारत उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध करता है। कल हम लोग बाग आगे पढ़ेंगे, है ना, भारत की वर्तमान की विदेश नीति। और सुनना आराम से, तो इस वर्तमान की विदेश नीति में हम पढ़ेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ में हमारे संबंध और भारत की रणनीतिक साझेदारी। ये कल हम 4 पॉइंट पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कल के पॉइंट में दोस्त। हाँ, ये पॉइंट यहां तक रखा है, नेहरू की नीति तक। अब कल पढ़ेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, सेव करना इसको।